स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉक जंक्शन में। आज हम एसएससी एमटीएस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट 20 करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है और हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मॉक जंक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका इस प्रैक्टिस सेट के दौरान कितने मार्क्स आ रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सेट के दौरान जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे मॉक जंक्शन ऐप पे एक बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है जिसमें आपको सिर्फ 49 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के लिए टेस्ट पास मिल रहे हैं। इस टेस्ट पास के अंदर आपको 100 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के टेस्ट मिलेंगे, जैसे कि रेलवे, एसएससी, एफकेट, पुलिस एग्ज़ाम, आईसीजी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के टेस्ट पास आपको मिलेंगे सिर्फ 49 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो जल्दी जाइए, आप हमारे मॉक जंक्शन ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस टेस्ट पास को परचेस करके अपनी तैयारी को पूरी कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस है 1923, 1925, 1927 और 1929। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1925। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1925। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद सहित क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने वाली ट्रेन लूटी थी। देखिए, काकोरी कांड क्या था? काकोरी कांड में इन क्रांतिकारियों ने मिलकर सरकारी खजाने को लूटने का एक प्लान बनाया था। इसके तहत उन्होंने सरकार के खजानों से भरी एक ट्रेन को लूटा था और ये कब शुरू हुआ था? 1950 में। इसका उद्देश्य जो था वो ब्रिटिश खजाने के पैसे को लूटकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए हथियार और संसाधन जुटाना था। इस घटना के बाद कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश के अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी? ऑप्शंस है नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश और सातवाहन वंश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मौर्य वंश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मौर्य वंश। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की अंतिम साहस बृहदर्थ मौर्य की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। जो पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी और इसने अपने साम्राज्य में ये जो पुष्यमित्र मौर्य था वो साम्राज्य का सेनापति था और 185 ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने बृहदर्थ के अपदस्थ कर दिया और शुंग साम्राज्य का निर्माण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि शासन की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शंस है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। भारतीय संविधान में विधि शासन की अवधारणा जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। देखिए, भारतीय संविधान में विधि कानून के शासन जो है, जिसको रूल ऑफ लॉ कहा जाता है, उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है और यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार कानून सर्वोच्च है और सरकार के कानून के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति चाहे पद कुछ भी हो कानून के ऊपर नहीं है। मतलब इस विधि शासन के अनुसार कानून को सर्वोच्च माना गया है। कानून को क्या माना गया है? सबसे ऊपर माना गया है और यह सभी नागरिकों के लिए समान कानून के सिद्धांत को स्थापित करता है, जिससे किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में न्यूनतम आयु कितनी होती है? ऑप्शंस है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 40 वर्ष। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। मतलब अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। आप कमेंट में बताइए कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, उनका नाम कमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोअरिंग फोर्टिज किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शंस है भूमध्य रेखा क्षेत्र, 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के आसपास, आर्कटिक क्षेत्र और सहारा मरुस्थल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश के आसपास, यानी रोअरिंग फोर्टीज जो है वो 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच पाई जाने वाली तेज पश्चिमी हवाएं हैं जो समुद्री नाविकों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है दक्षिणी गोलार्ध यानी 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलने वाली शक्तिशाली पछुआ हवाएं हैं और ये हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और नौकायान व यात्राओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसको हिंदी में रोअरिंग फोर्टीज को हिंदी में गजरती चालीसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गजरती, गरजती, इसको कहा जाता है क्या? गरजती चालीसा। इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? गरजती चालीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट कोसियुजको किस देश में स्थित है? माउंट कोसियुजको किस देश में स्थित है? ऑप्शंस है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रूस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। माउंट कोसियुजको ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 2228 मीटर है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2228 मीटर। और यह न्यू साउथ वेल्स के ऑस्ट्रेलिया आल्प्स में स्थित है और यह कोजिको नेशनल पार्क का हिस्सा है, इसलिए इसका नाम क्या है? माउंट कोसियुजको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शंस है 2012, 2014, 2015 और 2016। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2014। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना था। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ये था कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े या शहरी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उत्पन्न की जाए। इसमें जो है ज़ीरो बैलेंस पे अकाउंट खोला जाता था, यानी कि शून्य राशि में लोगों को बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाती थी और प्रत्येक खाते में एक निःशुल्क रुपए डेबिट कार्ड आता था जो 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करता था, जिससे डिजिटल लेन देन और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुआ था ना एक बार कि अकाउंट खुलाने पे उस पे पैसे आएंगे, लोगों ने ऐसे गांव में अफवाह फैला दिया था। लेकिन जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य जो था पैसा आना नहीं था। जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाए और उनको 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा और जीरो बैलेंस के साथ उनका अकाउंट खोला जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी भारत में किस तारीख को लागू हुआ था? यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में किस तारीख को लागू हुआ था? ऑप्शंस है 1 अप्रैल 2016, 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2017 और 1 जनवरी 2018। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1 जुलाई 2017। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017 को भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू हुआ था और जिसमें विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत किया गया था। देखिए वस्तु सेवा कर यानी कि जीएसटी क्या है? जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर है यानी वेट है, एक तरह का कर इसको बोला जा सकता है। कर यानी टैक्स जो घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। जीएसटी का जो भुगतान है वो उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन इसे वस्तुओं और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसाय द्वारा सरकार को भेज दिया जा सकता है। यानी कि जो जीएसटी हम लोग देते हैं वो किसको जाता है? सरकार को जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRISPR CS9 तकनीकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शंस है अंतरिक्ष अनुसंधान, जीन संपादन, नैनो टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जीन संपादन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीन संपादन। CRISPR CS9 का एक शक्तिशाली जीन संपादन तकनीकी है जो DNA में विशिष्ट हिस्सों को बदलने या हटाने में सक्षम है। ये क्या है? इसका अर्थ है कि यह किसी जीव के DNA में विशिष्ट बदलाव करता है, जैसे कि जीन को हटाना, जोड़ना, बदलना या किसी तकनीकी इस्तेमाल जैसे कि
पौधों, जानवरों या मानव कोशिकाओं को आनुवांशिक रोगों का इलाज करने के लिए या आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों और जानवरों को बनाने के लिए इसका जो है एक अनुवांशिक जीव में विज्ञान विभिन्न शोधों के कार्यों के लिए कार्य करता है। जैसे कि होता नहीं है कि किसी के जीन में यानी जेनेटिक ये बीमारी है तो उसको उस क्या करता है, ये CRISPR-Cas9 उस जीन को चेंज करते और उसमें शोध करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम सुप्रीमेसी शब्द का उपयोग पहली बार किस कंपनी ने किया था? ऑप्शंस है IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या इंटेल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गूगल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गूगल। 2019 में गूगल ने दावा किया कि उसका क्वांटम कंप्यूटर यानी कि स्काईमोर पारंपरिक सुपर कंप्यूटर की तुलना में एक विशिष्ट कार्य को बहुत तेजी से कर सकता है, जिसे क्वांटम सुप्रीमेसी कहा गया। इसका माध्यम ये था कि ये क्वांटम वर्चस्व को हासिल करने का दावा किया था किसने? गूगल ने। लेकिन शब्द को गढ़ा किस कंपनी ने नहीं बल्कि प्रिसिकल ने किया था। क्वांटम सुप्रीमो का प्रयोग जो है वो सबसे पहले किसी कंपनी ने नहीं किया था, बल्कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर जॉन प्रेसिकल ने 2012 में किया था। लेकिन बाद में गूगल ने 2019 में ये दावा किया कि उसका कंप्यूटर स्काईमोर पारंपरिक सुपर कंप्यूटर की तुलना में एक विशिष्ट कार्य करता है और बहुत तेज़ी से कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस है 1932, 1935, 1947 और 1950। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1935। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और यह प्रारंभ में निजी स्वामित्व था, लेकिन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शंस है मैडम क्यूरी, मदर टेरेसा, डोरोथी हॉजकिन, रॉसलिंड फ्रैंकलिन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मैरी क्यूरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी ने 1903 में भौतिकी में और 1911 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, जिसने वह 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल जीतने वाली पहली महिला बनी थी। उन्होंने रेडियम और पोलोनियम नामक तत्वों की खोज और रेडियो धार्मिकता पर अग्रणी शोध किया था। क्वेश्चन था ना, रेडियम का आविष्कार किसने किया? तो मैरी क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शंस है 28 फरवरी, 5 मार्च, 23 जनवरी या 15 सितंबर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 28 फरवरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1928 में CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। अब रमन प्रभाव क्या है आप पूछोगे, तो रमन प्रभाव क्या है? यह वो चीज़ है जब प्रकाश किसी किरण या किसी द्रव या ठोस पदार्थ से होकर गुजरती है तो बिखरे हुए प्रकाश के कुछ अंश का एक रंग मूल प्रकाश में भिन्न होता है। इसी को उन्होंने क्या कहा था? रमन प्रभाव कहा था। यह प्रभाव जो है पदार्थ की संरचना और प्रकृति को पता लगाने में बहुत उपयोगी है और इसका उपयोग रसायन विज्ञान, भौतिकी, औषधि विज्ञान, यहाँ तक कि चंद्र मिशनों में भी किया जाता है। चंद्र मिशन में जैसे किसी भी आप किसी भी पार्टिकल्स पे, किसी भी टेबल पे लाइट को जलाएंगे ना तो उसका पार्टिकल जो है वो बिखर जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इसी को क्या कहते हैं? रमन प्रभाव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस है 1952, 1954, 1960 और 1972। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1954। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1954। पद्म पुरस्कार या पद्म विभूषण या पद्म भूषण या पद्मश्री की शुरुआत 1954 में की गई थी, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। पद्म पुरस्कार क्या है? यह पुरस्कार जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है और विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी? ऑप्शंस है जेनेवा स्विट्जरलैंड, दावोस स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस या बर्लिन जर्मनी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा दावोस स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दावोस स्विट्जरलैंड। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक परंपरागत रूप से दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई थी, जहां वैश्विक आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई थी। और ये जो है 20 से 24 जनवरी 2025 तक चली थी और इसका विषय बुद्धिमान युग के लिए सहयोग था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शंस है महादेव, धूपगढ़, कैलाश या गुरु शिखर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा धूपगढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धूपगढ़। धूपगढ़ जो है 1350 मीटर मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है और यह सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा बिंदु है। ये जो है क्या है और यह जो है अपने सूर्यास्त के सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। धूपगढ़ जो है अपने सूर्यास्त के यानी कि सनसेट के सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। धूपगढ़ जो है एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और सुंदर सूर्यास्त देखने के लिए प्रसिद्ध स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को उड़ीसा की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शंस है महानदी, ब्राह्मणी, सुवर्ण रेखा, गोदावरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा महानदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महानदी। महानदी उड़ीसा की प्रमुख नदी है जो राज्य के सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन में भूमिका निभाती है। महानदी जो है यह नदी उड़ीसा के किसानों के लिए महत्वपूर्ण है और खेतों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। महानदी क्षेत्र के कई गांवों को स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध कराती है और यह नदी जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन में भी सहायक है, इसीलिए महानदी को उड़ीसा की जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शंस है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1947 से 1950 तक अपनी सेवा दी थी। कब कब तक दी थी? 1947 से 1950 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शंस है 2013, 2015, 2017 और 2019। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2015। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2015। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार में अवसर प्रदान कराना था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि यह योजना कौशल विकास और क्या था उद्यमिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया और इसका मुख्य उद्देश्य जो था युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण देकर मतलब एक प्रशिक्षण के तहत युवाओं को रोजगार देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? ऑप्शंस है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की सलाहकार राय, लोकसभा के विघटन, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति की सलाहकार राय। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में सलाहकार राय ले सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति को ऐसे प्रश्नों को संबंधित करने का अधिकार देता है जो ऐसी प्राकृतिक और ऐसे सार्वजनिक महत्व के हो और उन पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन हो। लेकिन यह तभी होगा जब न्यायालय जो है पहले इस मुद्दे पर अपना निर्णय दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भांगड़ा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शंस है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पंजाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब। भांगड़ा पंजाब का जीवंत और ऊर्जावान लोक नृत्य है जो बैसाखी के त्योहारों पर किया जाता है। आप बताइए कि हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? कमेंट में आंसर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नचिकेता और यम की कहानी किस उपनिषद में वर्णित है? ऑप्शंस है ईशो उपनिषद, कोठो उपनिषद, केन उपनिषद और प्रश्नो उपनिषद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कठो उपनिषद।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज के बीच आत्मा, मृत्यु और मोक्ष पर संवाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस है 1988, 1992, 2000 या 1995। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1988। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1988। IPCC की स्थापना 1988 में UNEP और WMO के सहयोग से की गई थी। IPCC की स्थापना 1988 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और 1990 और 2007 के बीच जलवायु पैनल द्वारा प्रस्तुत पहली 4 मुख्य रिपोर्टों में ज़्यादा देशों में 1000 विशेषज्ञों द्वारा समन्वित शोध कार्यक्रम पर आधारित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग किसकी जगह स्थापित किया गया? ऑप्शंस है योजना आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और नीति निर्धारण समिति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा योजना आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए योजना आयोग। 2015 में नीति आयोग की योजना आयोग के स्थान पर स्थापित कर दिया गया ताकि राज्यों को अधिक अधिकार मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में फैली हुई है? ऑप्शंस है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा, उड़ीसा और झारखंड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वतमाला पश्चिमी घाट का हिस्सा है और यह 3 दक्षिणी राज्यों में फैली हुई है, जो दक्षिण भारत से पश्चिमी घाट का एक हिस्सा बनाती है और वे 3 राज्यों के मिलन बिंदु पर स्थित है। यह क्षेत्र जो है अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो तमिलनाडु में स्थित है। तो ये रहे हमारे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और बीच में तबीयत ख़राब होने की वजह से वीडियो आना बंद हो गया था। अब आपका जो ये मॉक टेस्ट है MTS का वो कंटिन्यू रहेगा, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और इस प्रैक्टिस सेट के दौरान जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर्स कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार आप हमारे टेस्ट पास को ज़रूर परचेस करें। मॉक जंक्शन ऐप को डाउनलोड करें और इस टेस्ट पास को परचेस करें, जो कि सिर्फ 49 रुपये में है और आपको 1 साल की वैलिडिटी के लिए 100 से ज़्यादा एग्जाम्स के टेस्ट मिल रहे हैं। तो जाइए और मॉक जंक्शन ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस टेस्ट पास को परचेस कीजिए। इन सारे वीडियोस के PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मॉक जंक्शन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए @मॉक जंक्शन, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इन सारे वीडियो के PDFs वहाँ पे भेजे जाते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।